Friends, good morning. I hope you all are good and healthy. Today our subject is हिंदी. ओके, आज का हमारा विषय है हिंदी. तो पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ. तो क्या आप लोगों को मालूम है कि भारत में कितनी नदियाँ हैं? आप लोग जानते हैं? चलिए बताइए कितनी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, हाँ, नर्मदा और क्या क्या नदी है? चलिए, तो आप लोग समझिए कि ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों का आज का होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत में कितनी नदियाँ हैं. ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि भारत में जो है प्रमुख 4 नदियाँ हैं. ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा. ठीक है, सिंधु नदी जो है वो उत्तर भारत में है. गंगा नदी जो है वो मध्य भारत में है. ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उत्तर पूर्व में है. नर्मदा नदी जो है द्वीप में है. ठीक है, और जो ये कावेरी है, महानदी है और जो ये सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां जो है वो इन नदियों के द्वारा निर्माण की गई हुई नदी प्रणाली है. ठीक है, लेकिन तो बच्चों हमारी जो प्रमुख नदियां जो हैं वो ये 4 नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा. अच्छा, तो आप लोग ये बताइए ये सारी नदियां का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये सारी नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय से हुआ है. ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं वो हिमालय पर्वत से निकली हैं, है ना. तो इसका उद्गम जो है वो हिमालय से हुआ है. तो आज मैं आप लोगों को नदियों के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आज का जो हमारा लेसन है, हमारा जो पाठ है, पाठ 3 हिमालय की बेटियां. ठीक है, हिमालय की बेटियों से अर्थ है नदियां. जो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकल रही हैं, उस नदियों को यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज, ये सारी नदियों को उन्होंने बेटियों का दर्जा दिया. तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं कि ये जो बेटियां हैं, ये जो हिमालय की जो बेटियां हैं वो किस तरीके से हिमालय में जन्म लेती हैं, बच्ची से कैसे बड़ी होती हैं, कैसे खेलते कूदते वो एक विकराल रूप लेती हैं, और कवि उसके बारे और लेखक जो है उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, है ना, क्या क्या इनको उपाधि देते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम हिमालय की बेटियों में पढ़ते हैं. तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं आज का पाठ 3 हिमालय की बेटियां. तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 हिमालय की बेटियां. अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था. लेखक कहता है कि हिमालय को उसने दूर से देखा था. बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी. संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे. माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता. परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी. तो ये जो सारी बात जो बोल रहा है लेखक, जो बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है? हिमालय के लिए बोल रहा है. ठीक है, वो उस हिमालय पर्वत के लिए बोल रहा है. मैं हैरान था कि यहीं दुबली पतली गंगा, यहीं यमुना, यहीं सतलुजा समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है. तो बोल रहा है कि यहाँ से जो इतनी सारी नदियाँ निकलती है वो तो पतली दुबली होकर निकलती है. तो ये पतली दुबली जिसको बोल रहा है वो है नदियाँ. ठीक है, वहाँ से एक पतली धारा निकलती हैं और जैसे ही वो मैदान में उतरती है तो विशाल रूप हो ले लेती हैं. ठीक है, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर. मतलब जब तक वो हिमालय के गोद में रहती हैं तब तक वो पतली दुबली, शांत, है ना, और चंचल ऐसे रहती है. मतलब और तो जैसे ही वो मैदान में जाती है वो भयानक रूप ले लेती हैं. किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ
किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। तो बोल रहा है कि जब मैं कोई लड़की को देखता हूँ या किसी कली को, फूल की कली को देखता हूँ तो मुझे इतना डर नहीं लगता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख कर लगता है। तो जितना कि इन नदियाँ जो हैं, ये हिमालय की जो बेटियाँ हैं नदी, उनको देखकर ये बहुत डर जाते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो हिमालय तो इतना महान है और उन्होंने उनको इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह है, फिर भी वो कौन से चीज़ के लिए, कौन से मतलब लक्ष्य के लिए वो इतनी व्याकुल हैं, ऐसा बोल रहा है नदियों के लिए लेखक। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो बोल बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो यहाँ पर लेखक बोल रहा है बंधुर मतलब दोस्त है ना, जो उनके दोस्त है वो पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, अधिक जो मतलब पौधों की अधिकताएं हैं, ये सारे जो उनके दोस्त हैं। सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी, ठीक है। तो ये जो पहाड़ हैं चारों तरफ से हरे भरे जो हैं, ये सब क्या है, इन नदियों के दोस्त हैं। तो उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, खेल खेल रही हैं। लीलाएं निकेतन मतलब खेल खेल रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चिड़ सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो वो खेलते खेलते देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा और ये जो झाड़ जंगल जो होते हैं, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँच के अपने कुछ पुरानी बातों को वो याद करने लगती हैं। नदियाँ जो हैं वो याद करने लगती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और वो सोचने लगती हैं कि जो हिमालय जो है वो अब बुढ़ा हो गया है। तो बोल रहे हैं कि बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के बारे में पछताता होगा। सिर धुनना मतलब पछताना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो ये जो बड़े बड़े जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो क्या रहते हैं, हमेशा मौन रहते हैं, कुछ नहीं कहते। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं कि उनके सामने ये सारी नदियां क्या करने लगती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, मतलब छोटी लगती हैं उनको। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो लेखक बोल रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हिमालय के द्वारा ही है। उसके बर्फ के पिघलने से ही वो आज उन लोगों ने इतना विकराल या महानदी के रूप में या समुद्र के रूप में समुद्र का रूप लिया है और समुद्र का रूप लेकर वो प्रवाहित होती हैं, बहते रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है उनसे ये सारी नदियाँ क्या करती हैं, मिलती हैं, है ना। उनसे ये सारी नदियाँ मिलती हैं। तो बोल रहा है कि इनको इतना मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली है कि इन सारी नदियों का हाथ पकड़ने को सिंधु और ब्रह्मपुत्र को ही मिला है। ये सारे नदियाँ मतलब यही उनके दामाद हैं, ऐसा समझो। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा
उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हो गए, लेखक के रूप में, लेखक के मन में लेखक ने क्या सोच लिया, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय का दामाद सोच लिया। मतलब उन जो नदियां जो निकल रही हैं उन नदियों को उसने बेटी का रूप दे दिया है, बेटी मान लिया है, हिमालय की बेटी मान लिया है और सिंधु और ब्रह्मपुत्र को उनका दामाद बना दिया है ना। तो पेज पलटेंगे। कालिदास के विरह यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था, व्रेतवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। ठीक है, कालिदास के एक मेघदूत पुस्तक में ये कहा गया है कि व्रेतवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कालिदास के एक कहानी में मेघदूत में ऐसा बोला गया था कि आप नदी को अपना कुछ दान दे देना, जिससे वो तुम्हारी प्रेयसी उसे पा लेगी, उस नदी के द्वारा उस दान को पा लेगी। तो यहाँ पर लेखक बोलता है कि आज मुझे वो सारी बात जो है वो सही नज़र आ रही है कि इस तरीके से। तो मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद आया था। मतलब ऐसा जो रूप है वो उस समय महाकवि कालिदास को भी बहुत पसंद आया, नदी का रूप। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। मतलब जैसे हम लोग जो है नदियों का जो असल रूप है वो हमने नहीं देखा है। हमने हिमालय में कभी जाकर देखा है कि कैसे नदी वहाँ से निकलती है? नहीं ना। हम लोगों ने तो नदी का बड़ा रूप ही देखा है, बड़ा आकार ही देखा है, भयानक आकार ही देखा है। तो लेखक जो है वो उसने देखा है हिमालय में, जब वो हिमालय पर्वत पर जाते हैं तब उन्होंने देखा है कि वहाँ से वो एक पतली धारा के रूप में निकलती है, जो एक छोटी बच्ची के जैसे है ना, एक यंग लड़की के जैसे वो रहती है। और जब हम उनको समतल में देखते हैं तो वो बहुत ही भयानक दिखाई देती है। तो वो उस सारी चीज़ों को देखकर बोलता है कि समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुँचेगा, है ना। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है और जो कालेलकर साहब हैं उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। तो बोल रहा है कि अगर हम उनको माता बनने से पहले अगर बेटी के रूप में देखते हैं तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो जब बच्ची से, जैसे कि एक मतलब है, एक स्टेप है, एक सीढ़ी है कि पहले बच्ची होती है, फिर यंग होती हैं, है ना। तो ये उस यंग के समय में हम उसे प्रेयसी मतलब होता है प्रेमिका। तो अगर हम नदी को एक प्रेमिका के आधार पर भी देखते हैं तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, मतलब वो भी एक प्रेम का धागा है, प्यार का धागा है। प्रेमिका का एक और धागा जो है, एक प्यार का एक और बंधन है, तो उस बंधन के द्वारा भी हम इनके साथ जुड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? तो नदी को तो माँ और बहन का स्थान कई लोगों ने दिया है, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है उस लेखक ने उसे किसकी स्थान दिया है? नदी को प्रेमिका का स्थान दिया है। यहाँ पर उसे प्रेमिका माना है नदी को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग की बात है, मन उचट गया।
तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो फिर यहाँ पर जो लेखक है नागार्जुन, इस पाठ के जो लेखक है नागार्जुन, वो नदी को क्या मानते हैं? अपनी प्रेमिका मानते हैं। और उसके साथ मतलब थोड़ी देर बैठते हैं, है ना। बैठ के जब उनका मन थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो क्या करते हैं? सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। दोपहर का समय रहता है और नदी में क्या करता है? नदी के अंदर पैर डालकर बैठ जाता है। और जब उसकी मतलब लहर जो है, पानी जो है उसको छूते हुए जाती है तो उसका मन जो है वो ताज़ा हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि उसकी प्रेमिका उसको सहलाकर जा रही है ना। तो उसका मन जो है वो ताज़ा हो जाता है और वो गुनगुनाने लगता है। तो वो क्या गुनगुनाता है? चलिए देखते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो उसका मन क्या गुनगुना रहा है? अब जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब वो नदी को क्या मान गया? बहन मान गया, है ना। तो ये मतलब वो अपने आप, जब पहले उसने क्या किया था? प्रेमिका का स्थान मतलब देना चाह रहा था नदी को, और प्रेमिका का स्थान देना चाह रहा था। उसके बाद अचानक क्या होता है? इन सारी बातों को सोचकर उसकी जो तबीयत है, एक दिन ऐसी भावना उसकी होती है कि वो प्रेमिका का स्थान दे नदी को। फिर क्या करता है? उसका मन उचाट हो जाता है। फिर लेखक नागार्जुन का मन जो है वो खराब हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या करता है? वो इस सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। दोपहर का समय रहता है और अपने दोनों पाँव को क्या करता है? वो पैर को लटका देता है नदी में, है ना। पाँव को क्या करता है? नदी में डालकर बैठ जाता है। और जब थोड़ी देर बाद नदी का जो पानी है उसके पैर को छूते हुए जाता है तो उसका मन जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। और गुनगुनाते ही वो क्या करता है? उसका जो प्रेमिका का जो भावना है वो ख़त्म हो जाता है और उसने नदी को क्या मान लेता है? बहन मान लेता है ना। जब वो बहन मान लेता है तो वो इस तरीके से एक कविता गुनगुनाने लग जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ा है। हिमालय की बेटियों का अर्थ है ये नदियां, जैसे गंगा है, यमुना है, सतलज है ना। ये सारी जो नदियां है वो कहाँ से निकली है? हिमालय से निकली है, ठीक है। और हिमालय से कैसे निकलती है? एक पतली धारा से निकलती है, एक छोटी सी धारा से निकलती है। और वो धारा धीरे धीरे जब आगे मैदान की ओर जाती है तो क्या बन जाती है? एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है, एक महान रूप ले लेती है, एक विकराल रूप ले लेती है ना। और इन नदियों के जो पति हैं वो कौन है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये लेखक का कहना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है उनके हिमालय के दामाद हैं, जो आखिर में जाकर कहाँ मिलती है? सीधा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के महासमुद्र में जाकर मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हिमालय की बेटियों का अर्थ है नदियाँ। नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नदियाँ कैसे खेलते हुए, उछलते हुए, मतलब एक एक बचपन से लेकर उसको माँ बनने तक का जो रूप होता है वो रूप को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न के अभ्यास करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न के अभ्यास करवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।